हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरे प्यारे शेरों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में और शील्डिंग कांस्टेंट के बारे में। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम किसी भी एटम की बात करते हैं, सपोज करो हमने सोडियम की बात की, तो सोडियम का बच्चों जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 हो जाएगा। अब इसका एक एटॉमिक डायग्राम बनाते हैं और कुछ चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों सोडियम में अगर देखा जाए तो इसके न्यूक्लियस में कुल कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं। और किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही कौन मौजूद होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो जरा समझना, अब इसके पास टोटल 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन किस तरह से बटे हुए हैं? जरा देखो, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, 10 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है और 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है। तो चलो हम इसको पहले, दूसरे, तीसरे को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज करो कि ये पहला शेल है और सपोज कर लो आप प्यारे बच्चों कि ये हमारा दूसरा सेल है, दिस वन इज द सेकेंड सेल। और जो वाइट कलर से बना हुआ है उसको सपोज कर लीजिए कि दैट वन इज द थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके अंदर कितने हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर जरा देखो, 2 तरह की फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। पहला तो बच्चों ये न्यूक्लियस का जो 11 प्रोटॉन है वो इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल। और ये जो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे? आउटर मोस्ट शेल को बाहर की तरफ रिपेल कर रहे होंगे। इसका मतलब कि अगर मैं कहूं कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे यहां 2 तरह की फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक खुद न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और दूसरा इनर इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया कि टू फोर्सेस आर वर्किंग ऑन outermost electron. The first one is attraction, जो किसके किसके बीच लग रहा है? जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है। एंड द सेकेंड फोर्स इज रिपल्शन फोर्स जो है बच्चों वो किसके किसके बीच लग रहा है? वो इनर इलेक्ट्रॉन किसके किसके बीच? वो इनर इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच। फ्रेम चेक कर देता हूं एक बार, मेरे हिसाब से तो ठीक ही होगा। हाँ ठीक है, चेक कर लिया, थोड़ा सा ऐसे कर देता, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ओके। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और अब इसको हम समझते हैं। देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पर अंदर के इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन की वजह से फोर्स कम हो गया। इस बात को फिर से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि अगर इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस 10 न्यूटन से अंदर खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन 4 न्यूटन से बाहर धकेल रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉनों का ये रिपल्सिव फोर्स ना होता तो टोटल 10 न्यूटन का अट्रैक्शन लगता। बट इन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से जो टोटल अट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 6 न्यूटन का है। यानी कि मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इनर इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब इसी बात को जो हमने बोला, क्या बोला? हमने बोला कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इनर शेल के इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया। इसी बात को हमें चार्ज के रिस्पेक्ट में बोलना है। तो चार्ज के रिस्पेक्ट में हम जब फोर्स बोलेंगे तो उससे पहले हम जान लें कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² होता है। r तो आउटर मोस्ट शेल का के इलेक्ट्रॉन का क्या है? सदैव हमेशा
किसी पर्टिकुलर एटम में क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हमें इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जा रहा है, इसे न्यूक्लियस के चार्ज के रिस्पेक्ट में बोलना है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के। तो अगर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जा रहा है तो हमें चार्ज को ही कम करना पड़ेगा, चार्ज को ही कम करना पड़ेगा। एक्चुअली चार्ज कम तो हो नहीं रहा है, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज कम नहीं हो रहा है, बट हमें ये बात लोगों को समझाने के लिए कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमें ये बात सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में बोलना है। तो देखो कितना सटीक डेफिनेशन क्रिएट करता मैं। तो मैं बोलूँगा, जरा देखिए कि रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, ऐसा तो होता नहीं है। रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, क्या कभी न्यूक्लियर चार्ज घटता है? नहीं घटता है। बट क्योंकि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर इनर इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का वो कम हो जाता है, और इस घटे हुए अट्रैक्शन फोर्स को हमें मजबूरी है सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में बोलना है। इसलिए मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज felt by outermost electron due to interelectronic repulsion working between outermost electron and inner electron। ठीक है, तो देखिए ये बना डेफिनेशन क्या, कि रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्यों रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज महसूस होता है? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वर्किंग बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, ये Z स्टार होता है और ये Z माइनस सिग्मा के बराबर होता है। अब यहां से खेल शुरू होता है बच्चों। अगर Z तो तुम्हें सबका याद ही है, क्योंकि ये क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि मेन चीज किसमें छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है। इसे बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, या प्यारे बच्चों इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारा खेल बच्चों Z स्टार निकालना है। तो इस रिलेशन से पता लग रहा है कि if we want to calculate Z star then we have information about Z but we have to calculate about sigma। तो हमें सब कुछ सिग्मा के बारे में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिग्मा बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको कैलकुलेट करना ही मेरा मेन टास्क है, यही तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए आया हूँ आज। तो मेरे प्यारे बच्चे, ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मैथमेटिकल है। आइए हम इसको निकालने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। बच्चों हमेशा जिस इलेक्ट्रॉन पर हम सिग्मा निकालते हैं उसे टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो पहला पॉइंट यही ऐड कर देते हैं कि दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज टेस्ट इलेक्ट्रॉन। बच्चों उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फॉर विच सिग्मा इज कैलकुलेटेड, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट किया जाता है उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब जरा देखना, अब आपको चेक करना है कि वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है। वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा हो S एंड P में, तो सिग्मा n होता है 0.35, सिग्मा n माइनस 1 होता है 0.85 और सिग्मा अदर्स ये होता है 1। अब सिग्मा n का मतलब क्या है?
0.35 ये पर इलेक्ट्रॉन है, ये सब बता देता हूँ। ये सभी डेटा क्या है? पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ये भी कितना है? पर इलेक्ट्रॉन। ये भी कितना है? पर इलेक्ट्रॉन। अभी समझाता हूँ, थोड़ा वेट करिए। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा हो? डी में जा रहा हो, तो सिग्मा एन कंसीडर करिए 0.35 और सिग्मा अदर्स कंसीडर करिए 1। और अगर हीलियम हो तो हीलियम के लिए स्पेशल केस चलता है, सिग्मा एन है 0.30 और n-1 तो उसमें कुछ रहेगा नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। ये डेटा बताने के लिए सेंटा तो आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेटा है पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा का फॉर दी सबशेल। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो ये, इसमें है तो ये, और इसमें है तो ये। अब प्यारे बच्चों जरा बात को समझिएगा। सिग्मा जो शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसकी जरा मैं आपको मतलब भी समझा देता हूं। प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि SPDF में ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि S का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो P से ज़्यादा होता है, P का D से और D का F से। इस बात को आसानी से समझा भी जा सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ने से तो रिपल्शन बढ़ना चाहिए, तो रिपल्शन बढ़ना चाहिए तो शील्डिंग कांस्टेंट भी बढ़ना चाहिए, बट यहाँ उसका उल्टा हो रहा है। थोड़ा और आपको अंदर ले चलता हूँ। देखिए होता क्या है बच्चों, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है तो जरा देखो, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इनर शेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा के बचाते हैं। तो यही जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? रिपल्शन लगाते हैं। इसे ही बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि डेफिनेट अगर लिखना चाहते हैं तो मैं लिखा भी देता हूँ। देखिए, लिखना चाहते हैं अगर आप तो हम इसको लिख भी सकते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या, अगर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूं कि इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के थ्रू आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को किससे बचाते हैं? न्यूक्लियर अट्रैक्शन से। तो हम लिख देते हैं कि विद द हेल्प ऑफ रिपल्शन इनर इलेक्ट्रॉन save outermost electron from the nucleus attraction, with the help of repulsion inner electron save outermost electron from the nucleus attraction. This phenomenon is known as, इसे हम क्या बोलते हैं? This phenomenon is known as shielding effect या screening effect। shielding effect या screening effect बोलते हैं। प्यारे बच्चों, तो रिपल्शन कौन ज़्यादा लगाएगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या कम इलेक्ट्रॉन? तो हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, बट संख्या ज़्यादा होने से डेंसिटी ज़्यादा हो ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितने वॉल्यूम में है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम वॉल्यूम में मौजूद हैं और 14 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वॉल्यूम में मौजूद हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की चार्ज डेंसिटी 14 इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो सकती है। ये बात क्लियर जानते रहिए। तो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है, यानी कि कम इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी यहाँ पे इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी आती है, क्योंकि S में F की तुलना में वॉल्यूम कम रहता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम शुरू करेंगे कैलकुलेट करना, जहाँ से असली खेल शुरू होता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहता है बच्चों कि क्रोमियम के लिए, या क्रोमियम या कुछ भी ले दो, क्रोमियम के लिए सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क कर रहा है निकालो। तो देखो, अब जब हम कैलकुलेशन में चलेंगे तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s1 3d5। अब बच्चों एक बात तो क्लियर कट जान लो,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको पढ़ाने वाला अलग से नहीं हूँ। मैंने एक बहुत बेहतरीन लेक्चर डाल रखा है और मैंने लगभग सभी वीडियोस में आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि प्यारे बच्चों जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तो केमिस्ट्री में हर जगह, जब तक आपको उस पर कोर कमांड नहीं होगा, एकदम ताकतवर तरीके से नहीं जानेंगे, तो हर जगह आपको इश्यूज क्रिएट होंगे। तो मैं यहाँ कन्फिग्रेशन नहीं बताऊंगा, आपको वहाँ से सीखना है। पीछे के सभी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको डाल भी रखा है प्यारे बच्चों। अब जरा देखो, यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। अब इसे ही जिस पे हम क्या निकालते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हमारा ये हो गया टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों थोड़ा सावधानी से काम करिए, जो मैं करने चल रहा हूं इसकी आदत रखिए। देखिए ये सबसे बाहर वाला शेल है तो उसे n बोल देता हूं, ये उसके ठीक अंदर वाला शेल है तो उसे n-1 बोल देता हूं, वो उसके अंदर वाला शेल है तो इसे n-2 बोल देता हूं, एंड सो ऑन। अब बच्चों जरा देखो, पहला सवाल मेरा, पहला क्वेश्चन जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और फिर उस पर रिस्पॉन्स देना है आपको। वो ये अब आप सबसे पहला क्वेश्चन सुनिए, क्या सेम सेल में जिसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो इस पर रिपल्शन लगा सकता है? फिर से सुनिए, सेम सेल में जिसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो इस पर रिपल्शन लगा सकता है? नहीं। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप मुझसे ये सुने कि ये इलेक्ट्रॉन जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? एस में है। तो पहला केस हो जाएगा कि नहीं, कि जब इलेक्ट्रॉन किस में होता है? एस एंड पी में। तो जब इलेक्ट्रॉन होता है एस एंड पी में बच्चों, तो क्या हो जाता है, एस एंड पी में इलेक्ट्रॉन हो तो सिग्मा एन तो होता है 0.35, सिग्मा एन माइनस होता है 0.85 और सिग्मा अदर्स कितना हो जाता है 1। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो देखो सेम शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है जो उस पर रिपल्शन लगा सके, यानी कि इसका तो सिग्मा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात जरा देखें, अब जब अंदर चलेंगे n-1 में तो इसमें देखो 6 और 2 8 और 8 और 5 कितने हो गए? 13। टोटल 13 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और n-1 ठीक एक अंदर वाले के लिए प्रति इलेक्ट्रॉन सिग्मा कितना होता है? 0.85। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। तो इसके टोटल के लिए सिग्मा कितना हो जाएगा? 13 इंटू 0.85 प्लस बाकी सब अदर्स में हो गए कि नहीं हो गए? देखो सिग्मा n इतना, n-1 इतना, बाकी सब अदर्स। तो ये बाकी सब अदर्स हो गए। अदर्स में कितने हैं? 6, 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बच्चों बाकी 10 हो गए तो 10 इंटू 1 हो गया। ये हमारा सिग्मा की वैल्यू हो गया, यानी 10। और अगर इसको अपन सॉल्व करें तो 13×5 65, 65 के 5 हाथ हवा 6 होते, 13 8 कितना हो जाएगा? 8 3 24 के 4 हाथ हवा 2, 8 1 के 8 8 2 10 13 8 104। ठीक है, 13×5 65 के 5 हाथ हवा 6, 13 8 104, 104 में जब 6 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया ऐसे,
यानी कि अगर इसको अपन देखें तो 1.05 क्या सॉरी 13 25 65 के 5 हाथ आवा 6 और 15 5 1 के 5 1 6 और 13 8 104 में 110 यानी 110 ठीक है। तो इसे हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे तो सिग्मा ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 13 25 65 के 5 हाथ आवा 6 13 8 104 104 में 6 जोड़ दोगे तो 110 हो जाएगा और 110 यानी कि 11.05 2 डिजिट पे डेसिमल मार दो और इसको आगे जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 21.05 यानी 21.05 के आसपास हो जाएगा, आसपास के एग्जैक्टली हो जाएगा। अब ये आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर सिग्मा, एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड फॉर जेड स्टार। तो जब इसका तुम जेड स्टार यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालोगे तो जेड माइनस सिग्मा करोगे। जेड कितना है बच्चों, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, 24 में से मेरा बच्चा 21.05 घटा देगा तो 0.95 हो जाएगा, 22 और 2 तो 2.95 हो गया। यानी कि जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कितना हो गया, 2.95 हो गया। क्या उसके लिए 2.95 हो गया जेड स्टार। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आपको समझा होगा। ऐसे ही बच्चों क्रोमियम के बाद मान लो कोई कह दे कि जो है आयरन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो। तो चलो देखते हैं। आयरन की अगर अपन बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, इट्स एटॉमिक नंबर इज 26 और 3s2 3p6 और 3d में नहीं जाएगा, 4s2 और 20 हो गया और 6 और डाल दो इसमें, 20 6 26 हो गया। अब यहां जरा सावधानी से, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा ना, तो हमने इसको क्या मान दिया, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसपे हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाह रहे हैं। बच्चों अब जरा मेरे दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो कि ये हमारा हो गया आउटर मोस्ट शेल, ये देखो ये 4th शेल हो गया, दिस वन इज द 3rd शेल n-1 एंड दे ऑल आर अदर्स हो गए, ये अदर्स में काउंट होंगे, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट एंड सो ऑन। तो ये n हो गया, ये n-1 हो गया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या जिस शेल, ध्यान से सुनो इस बात को, क्या जिस शेल में टेस्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसमें कोई और इलेक्ट्रॉन है क्या जो उस पर रिपल्शन लगा रहा है? यस। इस बार यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस इन द आउटर मोस्ट शेल इज हाउ मच इज 2। एक को आपने क्या माना, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, बचा कितना, 1। अब जरा देखो, तो हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन s या किस में जा रहा हो, s या p में जा रहा हो तो सिग्मा n होता है 0.35, सिग्मा n-1 होता है 0.85 और सिग्मा अदर्स होता है 1। अब हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। प्यारे बच्चों देखो, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना हो जाएगा, 1 × 0.35। अंदर कितने हैं, 6 6 12 और 12 और 2 कितना हो गए, 14। 14 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, n-1 के लिए सिग्मा कितना होता है पर इलेक्ट्रॉन, 0.85। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 इज हाउ मच, 14। तो 14 is multiplied by 0.85 and others are how much, 10। तो 10 into कितना हो जाएगा, 1। This is the value of sigma on the test electron which is we can say that which is present in the 4s subshell। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक बात को देखो, ये हो गया 10, ठीक है। अब आगे अपन चलेंगे तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 पंचे 7 5 चौक 20 0 हाँ 14 पंचे 70 0 7 आ गया और 14 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32 और 8 1 के 8 3 11 114 112 8 चौक 32 8 1 के 8 3 हाँ ठीक है। तो 112 में 7 जोड़ दोगे तो 119 आ जाएगा, यानी कि 119। ये कितना हो गया, 11.90। फिर से देख लेता हूँ, 5 चौक 20 0 2 5 1 के 5 2 7 हाँ ठीक है ना, 14 पंचे 70 हाँ ठीक है, एक नंबर 11.90। ये कितना हो गया, 0.35। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 21.90 एंड 0.35। तो ये कितना हो गया, 5। 9 में 3 जोड़ दोगे तो 9 3 12
डेसिमल लगा दिया, इधर 2 दिस इज 22.25, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर सिग्मा, द होल सोल टारगेट इज टू कैलकुलेट जेड स्टार। तो जेड स्टार कितना हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 26 और सिग्मा कितना है 22.25, मीन्स 0.75 कर दिया तो 23 हो गया और 3.75। ये 3.75 इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज which is working on the outermost electron of iron। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकता हूं। मान लो कि मुझसे कोई कह दे कि प्लैटिनम के सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैलकुलेट करो। ठीक है भाई, चलो शुरू कर देते हैं। 78 होता है एटॉमिक नंबर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब अगर आपने सिर्फ आफबाऊ पढ़ रखा है, ऐसे ऐसे कर दूंगा, तब तो आप फंस जाओगे। और अगर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपने मेरे वीडियोस देख रखे हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आप नहीं फंसेंगे, और आप भी गारंटी ले लेंगे कि आप नहीं फंसेंगे और आपको मजा भी आ जाएगा। तो देखो, अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यदि आप आफबाऊ के नियमों से इसको कर सकते हैं तो करके देखिए। जहां भी बैठे हो, जहां भी कमरे में हो, जहां भी कोचिंग में हो, करके देखिए। यदि आपसे बन जाता है तो आप मेरी बातों पे भरोसा ना करें, यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर तो आपको मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए बाबा। देखो 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 4d10 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 होते ही 56 हो जाते हैं। यहाँ पे डाल दिया 14 70 हो गया, यहाँ पे डाल दिया 8 ये। लेकिन दिस इज द एक्सेप्शनल, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहाँ चला जाता है, एंड दिस इज द 5d9 एंड दिस वन इज द 6s1। प्यारे बच्चों, ये है एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैटिनम। अगर हमसे कह रहा है कि प्लैटिनम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या निकालो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो, तो कोई बहुत बड़ी बात है भाई। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में है। ठीक है, अब जरा दूसरे क्वेश्चन का जवाब, क्या इस सेम शेल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो इसे रिपेल कर रहा है? नो, छठे शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब हम फट से बगल में लिख लेते हैं सिग्मा n 0.35, सिग्मा n माइनस 1.85, सिग्मा अदर्स इज 1। ठीक है, तो अगर हम इसे टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानते हैं बच्चों, तो इस पे तो कुछ भी नहीं लग रहा है। अब अंदर जरा देखिए, पांचवें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 2 8। लोगों को लगेगा कि 16 हैं, बट एक्चुअली हैं कितने, 17, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली एक्सेप्शनल है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। 17 इंटू 0.85 प्लस, अब उसके अंदर चल दीजिए, तो ये था n, ये था n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, n माइनस 2 एंड ऑल, बाकी सबके लिए कितना हो जाएगा 1। तो जोड़ डालो यहाँ से, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 46 4 50 10 60, बचे हुए 60 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे, 60 इंटू 1। अब जरा देखो भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, बाहर वाले में तो 0 ही था, तो ये हो गया 60, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम लोग 17 को 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा कि 5 7 35 के 5 हाथ आओ 3, 5 1 5 3 8 8 7 8 7 56 के 6 हाथ आओ 5 8 1 8 8 5 13। ठीक है, तो 5 और 8 2 10 4 14 और 3 1 4 4 14.45, इट इज 14.45, और ये तो 0 है ही। 60 में 10 जोड़ दोगे 70 4 74.45। This is the value of sigma, but your teacher is not interested in sigma. He is interested in Z star, which is effective nuclear charge. So is equals to its atomic number. Subtract the value of sigma 74.45.5 और 5 कर दोगे तो 75 हो जाएगा, और 3 जोड़ दोगे तो 78 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सरकारों को ये बात समझ में आई होगी। और भी प्रैक्टिस ले देता बाबा, और भी, चलो कोई बात नहीं। सरकारों मेरे एक और क्वेश्चन ले लेता। मान लीजिए
इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट क्रिएट करूंगा, आप थोड़ा होश में रहना। जिंक है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 30, ठीक है। तो जरा देखो बच्चों, इसको पढ़ाने से पहले एक बात बता देता हूं। जैसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को तो इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के अट्रैक्शन से बचाता है रिपल्शन लगा के, बट क्या इनर इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाता है? नहीं बचाता, उल्टा ही ससुरा इसको इसकी तरफ ढकेल देता है। समझा या नहीं समझा? यानी कि अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का अंदर के इलेक्ट्रॉनों पे सिग्मा काउंट करोगे तो 0 आएगा। जैसे सपोज दिस वन इज द न्यूक्लियस, यहां इलेक्ट्रॉन है और यहां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इसको धक्का लगाएगा, ये भी इसको धक्का लगाएगा, तो इस पे तो सिग्मा 0 नहीं होगा, बट इसका इन पे जो सिग्मा होगा वो क्या होगा? 0 होगा। बाहर के इलेक्ट्रॉनों का अंदर के इलेक्ट्रॉनों पर जो सिग्मा होता है प्यारे बच्चों, वो कितना होता है? 0 होता है। अब जरा देखो भैया जी, मान लीजिए कि मैंने इसका क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो जरा देखिए क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2 और यहां 3d10 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा ट्विस्ट क्रिएट करना है। देखो, सबसे पहले मुझे जेड स्टार निकालना है किस पर? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो विच वन इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? वो तो फोर्थ शेल में मौजूद है, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ शेल में मौजूद है प्यारे बच्चों, तो जरा देखो, अगर हम तुरंत टेस्ट इलेक्ट्रॉन का सिलेक्शन करेंगे और आपसे पूछेंगे कि वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आपने जवाब दिया सर वो एस और एस में है। सर अगर इलेक्ट्रॉन एस या पी में होता है तो हमें मालूम है कि उसका सिग्मा एन होता है पर इलेक्ट्रॉन 0.35, सिग्मा एन माइनस 1 होता है 0.85 और सिग्मा अदर्स होता है बच्चों 1, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर ऐसी स्थिति है तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमने टेस्ट ले लिया। अब दूसरा, क्या सेम शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है जो उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा हो? हाँ है, एक इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज दिस इज द s2। तो वो एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या हो जाएगा? 0.35। इस बात को समझो भाई, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक को टेस्ट मानोगे तो दूसरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज है तो बिल्कुल रिपल्शन लगाएगा। तो उसका रिपल्शन के लिए जो सिग्मा निकाला जाएगा 1 × 0.35। अंदर घुसोगे तो 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 × 0.85 और अंदर जाओगे तो 10 × 1 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। आगे इसको मैथमेटिकली डील कर लीजिए। तो 18 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 पंचे 90, 5 8 40, हाँ ठीक है, 18 पंचे 90, 0 और बचा 9 और 18 अट्ठे कितना हो जाएगा? 8 8 64 का 4 हाथ आवा 6 और 8 1 के 8 8 6 14 हो जाएगा, 18 144 और 144 में जब 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 150 153, हाँ ठीक है, 153 मीन्स इट इज 15.30। अब बच्चों आगे इसमें क्या कर देना है? 0.35 ऐड कर देना है। तो दिस इज द सिग्मा। ये कितना हो जाएगा? 15 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा और 25 और इसमें जोड़ दोगे, दिस इज द 0.65। दिस इज द वैल्यू ऑफ sigma, but I'm not interested for sigma, I'm interested for z star. Z star is equals to z minus sigma. It's a 30 minus 25.65। आगे इसमें जोड़ देंगे तो 0.35 से ये 26 हो जाएगा और 4 यानी 4.35। This is the value of z star on the outermost electron of zinc। उम्मीद करता हूं कि सरकारों को समझ में आया होगा। अब अगला टास्क थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। आगे मैं जिंक के 3D में मौजूद सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर मैं ऐसे कहूं तो जरा देखिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और ये हो गया 10 30। यानी कि मैं ऐसे बोलूंगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो था वो तो 4s में मौजूद था, बट जो 30वां इलेक्ट्रॉन है, देखो अगर हम कहें 30th इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ पे मौजूद होगा?
वो 3D में मौजूद है। वो कैसे सीख पाओगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ऐसे मत कहना 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 10 28 2 30, ये 20 है, ये 20 है, ये 30वां इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद है? 3D में मौजूद है। तो प्यारे बच्चों अब हम कहेंगे कि 30th इलेक्ट्रॉन पर निकालो क्या? Z स्टार। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, इसका सिग्मा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 3d जो है वो 4s के क्या है? अंदर है। आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का जो सिग्मा होता है इनर इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब जरा देख लीजिए 30वां इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है। देखो तो तुम उसको क्या मानोगे? उस एक इलेक्ट्रॉन को तुम टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानोगे। तो होश में आ जाओ, इस बार टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? डी में। अब डी के लिए जरा देखो पीछे हमने क्या रूल दिया है आपको, ये देखिए पता लग गया कि डी के लिए हमने जो लिखा है वो तो ये लिखा है, इट्स अ 0.35 फॉर ये एन भी नहीं लिखना चाहिए, इट शुड बी डी। 0.35 फॉर डी एंड 1 फॉर अदर्स। करेक्ट कर लेना इसको, एन नहीं होगा वो। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी डी के इलेक्ट्रॉन के लिए तो कितना होगा? 0.35, बाकी सब के लिए कितना होगा? 1 होगा। और आसान है, अब यहाँ सावधान रहना। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। एक को तुमने क्या मान लिया? टेस्ट इलेक्ट्रॉन। बचे कितने? 9। तो सिग्मा डी, यानी सिग्मा डी कितना मानते हो? 0.35। और सिग्मा अदर्स कितना मानते हो? 1। रेडी हो जाओ। देखो डी में कुल 10 इलेक्ट्रॉन है, तुमने एक को क्या मान लिया? टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो बचे कितने? 9। तो उस 9 इलेक्ट्रॉनों का जो सिग्मा होगा वो 9 इंटू कितना होगा? 0.35 के बराबर होगा। अब जरा देखो सिग्मा डी होता है 0.35, अदर्स कितना होता है? 1। तो अदर्स कितने हैं? देखो अदर्स में हड़बड़ी में इन्हें मत जोड़ देना। ये तो हो गए 10 और ये देखो 6 और 2 8, ये भी तो अदर्स में ही है ना। तो अदर्स में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। तो ये हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू। तो सिग्मा हो जाएगा 18 और प्लस 9 बचे 45 का 5 हाथ और 4 9 3 27 4 31, ये हो गया 18 2 20 1 21.15। अब जब हम जेड स्टार निकालेंगे, इट इज जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है? 30 माइनस सिग्मा कितना है? 21.15। तो ये जब 0.85 करोगे 22 हो जाएगा और बाकी जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा। अब जरा देखो, जैसे ही मैं चौथे सेल से तीसरे सेल में घुसा तो देखो जो चौथे सेल का सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन था उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ रहा है? 4.35 आ रहा है। जैसे मैं तीसरे के 3D में गया बच्चों, उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ रहा है? 8.85। यानी जैसे ही हम न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। इसी वजह से न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको न्यूक्लियस ताकत से होल्ड करके रखता है। प्यारे बच्चों अभी भी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी मैं और एग्जांपल लूंगा। मैंने जिंक लिया और मैंने जिंक का फिर से धैर्यपूर्वक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 कर दिया। प्यारे बच्चों इस बार मैं क्या करना चाहता हूं, ये 3p में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, तो उसके लिए मैं निकालना चाहता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यानी कि मैं Z स्टार निकालना चाहता हूं 18th इलेक्ट्रॉन पे। तो प्यारे बच्चों जो 18th इलेक्ट्रॉन है वो इस 4s के अंदर है, इसलिए उस पर इसका सिग्मा 0 हो जाएगा। 3d के भी अंदर है, इसलिए 3d वाले इलेक्ट्रॉनों का भी सिग्मा क्या हो जाएगा? 0। ये मैंने पीछे आपको समझा दिया। अब प्यारे बच्चों 18th इलेक्ट्रॉन में तुम एक इलेक्ट्रॉन को क्या मानोगे? टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानोगे। और सावधान रहना, वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कहां है? s, p या d में? तो पता लगा p में है। p में है तो s एंड p के लिए एक रूल चलता है, सिग्मा n 0.35, सिग्मा n-1 0.85 और सिग्मा अदर्स 1। अब जरा ध्यान से थोड़ा सतर्क होकर के, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो ये 3s 3p 3d ये तीसरे शेल के 3 सब शेल हैं। जैसा कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बार बार सिखाया था कि किसी भी शेल में
नंबर ऑफ सब शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। तीसरे सेल में टोटल 3 सब शेल मौजूद हैं एंड दैट वन इज द 3s 3p 3d। अगर बच्चों इतनी बात आप मान लेते हो तो अब जरा गौर से सुनो, सेम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो देखो सेम शेल में, सेम सबसेल नहीं बोल रहा हूं, सेम शेल में, तो देखो सेम शेल में 6 और 2 8, सेम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। एक को माना तुमने टेस्ट तो बचे कितने 7। अब यही इसके लिए n हो गया, देखो यही तीसरा ही तो n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दूसरा n-1 और ये अदर्स हो जाएंगे। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बचा तो 7 इंटू 0.35 और बाकी कितना बचा 8 इंटू 0.85, बाकी कितना बचा 2 इंटू 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। ये 2 हो गया, 8 पंचे 40, 8 9 64 4 68 6.80, 7 बचे 35 का 5 आता हो 3, 7 3 21 21 3 24 2.45, 7 बजे 35 5 होते 7 3 21, हाँ ठीक है, इज द राइट आंसर। अब बच्चों 6 2 8 और 2 10 हो गया और ये कितना हो गया, ये 11 और ये 0.25, दिस इज 11.25। इसको आप ऐड करेंगे तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड फॉर जेड स्टार, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है 30, सिग्मा कितना 11.25, 0.75 जोड़ा तो 12 हो गया और 12 के बाद इसमें कितना जोड़ दूंगा भाई 18 जोड़ दूंगा, 18 ठीक है, तो 18.75 आ गया। अब जरा देखो तो सावधानी से देखो, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन था उस पर जो जेड स्टार की वैल्यू थी वाई 4.35, थोड़ा अंदर घुसे 3D वाले पे तो उसके लिए जो जेड स्टार की वैल्यू आई वाई 8.85। इसीलिए कभी भी जैसे जिंक है, अब जिंक में से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सब लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता तो 3D में है बट निकाला किस में जाता है 4s में से, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड रहता है, इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम हो जाती है। तो 4s क्या हो जाता है 0। जब भी ऑक्सीडाइज करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 4s में से, जबकि इलेक्ट्रॉन जाता किस में है लास्ट में जाता है 3D में, बट निकाला किस में जाता है 4s में से, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों पर जो Z स्टार की वैल्यू है वो 4.35 है और इसके इलेक्ट्रॉनों पर जो Z स्टार की वैल्यू है दैट इज हाउ मच 8.85 है। प्यारे बच्चों अब और अंदर गए तो पता लगा कि 18.75 हो गया। कोई बात नहीं, मैं नहीं रुकने वाला हूं, मैं अभी और अंदर जाऊंगा। जिंक लिया मैंने और मैंने कहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3D में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 ठीक है। मैं अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना 2p का सबसे बाहर मतलब सबसे आउटर मोस्ट यानी कि 2 2 4 अच्छा 4 10, मुझे Z स्टार चाहिए 10th इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों। तो ठीक है, इनका सबका सिग्मा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 2p इन सभी के अंदर है, दैट्स ऑल। अब ध्यान से सुनना, वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिस पे तुम निकालना चाह रहे हो, क्या जिस पे तुम निकालना चाह रहे हो Z स्टार, वो कौन से सबशेल में मौजूद है। इट इज प्रेजेंट इन P एंड फॉर S एंड P सेम केस लेकर के हम लोग चलते हैं। कौन सा वाला सेम केस जरा देखो, S और P के लिए हम मान के चलते हैं कि सिग्मा n होता है 0.35, n-1 होता है 0.85 और सिग्मा अदर्स होता है 1 ठीक है। अब ध्यान पूर्वक, सेकेंड शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, देखो दिस इज द n एंड दिस इज n-1, तो सेकेंड शेल में कुल 5 मत कह देना, 6 और 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अगर सेकेंड सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और 1 है टेस्ट, तो बचा कितना 7, तो 7 इंटू 0.35, क्योंकि जो सबसे जिसके लिए हम निकालते हैं जिसको n मानते हैं उसके इलेक्ट्रॉनों के लिए पर इलेक्ट्रॉन कितना कंसीडर किया जाता है 0.35 और उसके अंदर हो गया 2, तो इसके लिए कितना मान लेंगे 2 इंटू 0.85, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड सिग्मा कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 8 16 1 17 और 7 बचे 35 और 7 3 21 21 3 कितना हो जाएगा 24, यानी इट्स 2.45, 7 बचे 35 5 हाथ और 3 7 3 21 21 3 24। हाँ, अब इसको जब जोड़ोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और वो कितना हो जाएगा 4, 4.15, इट्स अ वैल्यू ऑफ सिग्मा। बट आई एम इंटरेस्टेड फॉर जेड स्टार, जेड स्टार इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, 30 माइनस 4.15 0.7 0.85 कर दोगे 5 हो जाएगा 25। अरे बाप रे, और अंदर गए
तो पता लगा कि अरे बाप रे बाप, सिग्मा की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई 25.85। यही कारण है कि किसी एटम में जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों पर जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉनों पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है बच्चों, वो क्या आती है, कैलकुलेट होकर के ज़्यादा आती है। अगर कोई कहे कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, तो देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी ही दूरी में निकाल देता हूँ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन 1s2 में होगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा। उस एक इलेक्ट्रॉन पर आउटर मोस्ट का ही एक, यानी 1 इंटू 0.35, यही क्या हो जाएगा, सिग्मा। उसके अंदर कुछ है नहीं, तो उसका जेड स्टार कितना हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जैसे जैसे जो जेड स्टार है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। हियर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, जिस पर हम लोग उसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हम लोग इसके ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज वेरिएशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन अ ग्रुप, ठीक है, या सीधे ऐसे छोटी सी हेडिंग डाल दें, ग्रुप वाइज वेरिएशन, ग्रुप वाइज वेरिएशन। अगर बच्चों हम लोग ग्रुप वाइज वेरिएशन पे ध्यान दें तो मान लीजिए कि हमारे पास ग्रुप 1 मौजूद है, एंड दिस वन इज द लिथियम, दिस इज सोडियम, दिस इज पोटेशियम, दिस इज रुबिडियम एंड सो ऑन, ठीक है। अब जरा देखो, लिथियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इट्स एटॉमिक नंबर इज 3, 11, 19 एंड सो ऑन। इन 3 के लिए निकाल देता हूं जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा, और भी कहोगे तो और भी निकाल दूंगा, कोई मेरे लिए दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो और निकाल देता हूँ। 11, देखो इनमें क्या चलेगा, 8, 18, 18, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 18, 36, 1, 37 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2, 2s1। अगर तुमको इस पर क्या निकालना है, जेड स्टार, तो जरा देखो जेड स्टार क्या होगा, सबसे पहले तो सिग्मा निकालना पड़ेगा। दिस वन इज द टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो सेम सेल में तो कुछ है नहीं रिपेल करने के लिए। अब ध्यान से समझना, थोड़ा और अच्छे से बोल देता हूँ। देखो ये क्या है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। इस पर क्या सेकंड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो इस पर रिपल्शन लगाए, नहीं, वो इसके ठीक अंदर वाले में है। यानी कि अगर तुम इसको n कंसीडर करते हो तो दिस वन इज द n-1, यानी कि इस एक का तो कुछ है ही नहीं, ये तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, इसका जो सिग्मा होगा वो दिस 2 इंटू 0.85 होगा, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17, 1.7। तो जो जेड स्टार होगा वो कितना आ जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 3 माइनस 1.7, तो 0.3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 जोड़ोगे 3 आ जाएगा। मीन्स इसके लिए जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई उसको मैं बॉक्स में कर देता हूं, 1.3 कैलकुलेट होके आई। इसके लिए कितना आएगी, चलो देख लेते हैं। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। अब थोड़ा सा तेजी से करते हैं, ये n हो गया, ये n-1 हो गया, ये अदर्स हो गए। तो सेम शेल में, तीसरे शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं जो इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगाए, उसके अंदर वाले पे है। तो उसके अंदर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 8। तो 8 इंटू क्या कर दूंगा, 0.85 कर दूंगा। बाकी अंदर कितने हैं, 2, तो 2 इंटू 1 कर दूंगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा कितना आ गया, 2 और 8 पंचे 40 और 8 टाइम 64, 4 68, यानी कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, 8.8। देन व्हाट अबाउट जेड स्टार, तो जेड स्टार इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, यानी कि कितना हो जाएगा, 11 माइनस 8.80, तो ये आ जाएगा टोटल सॉल्व होकर के 2.20। तो प्यारे बच्चों देखो ये कितना आ गया, 2.20 आ गया। ऐसे ही जब हम चल रहे हैं पोटेशियम के लिए कैलकुलेट करने, तो देखो ये भी 2.20 ही आएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। चलो ये हो गया तुम्हारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन। लो भाई, अब उसके अंदर कितने मौजूद हैं, देखो 6, 2 8 और 8, सॉरी
उसके अंदर यहाँ तक आएगा ना तीसरा शेल, तो कितने हैं 6 2 8, 8 इंटू 0.85 प्लस बाकियों के लिए कितना हो जाएगा भाई, ये n हो गया, ये n हो गया, ये n-1 हो गया, बाकी अदर्स हो गए, तो 10 10 इंटू 1, तो कितना सिग्मा निकल के आया बोलो 10, और 8 इंटू 0.85 करोगे तो ये 6.80 आएगा, 16.80। जैसे ही तुम z स्टार निकालोगे तो 19 में से 16.80 जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो इट्स 2.20। सिमिलरली देखो ये 37 है, इसके लिए भी जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d 10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s1। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 37। अब प्यारे बच्चों जब इस पे तुम निकालोगे तो जरा देखो, दिस इज द टेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड नो अदर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दैट शेल व्हिच कैन रिपेल दिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखिएगा इसके अंदर पे कौन, ये अगर n हो गया तो दे आर फ्रॉम n-1 एंड दे आर फ्रॉम अदर्स। तो n-1 में कितने मौजूद हैं 8 इंटू 0.85, और बाकी कितने देखो 10 10 6 16 16 2 18 18 2 20 4 24 2 26 26 2 28 28 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 28 प्लस 6.80 आ जाएगा, 28 में 6 जोड़ दोगे 34, और इसको जैसे ही आप 37 में से घटाएंगे क्या 34.80 तो आप पाएंगे वैल्यू 2.20। बिल्कुल देख लीजिए ये 35 हो जाए, हाँ बिल्कुल। तो अब जरा देखिए बच्चों कि फ्रेम में तो है ना, सब कुछ होना तो चाहिए, हाँ बिल्कुल है। अब प्यारे बच्चों ज़रा देखो, आप पाओगे क्या पाओगे, आप पाओगे कि जैसे हम लिथियम से जब सोडियम पे गए तब तो इसकी वैल्यू एक बार जरा सी बढ़ी और उसके बाद क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो देखो दो स्टेटमेंट होंगे। अगर कहता है कि व्हेन वी मूव, मान लो एक क्वेश्चन में कहता है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन नंबर 1 में कहता है इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 2 में कहता है डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 4 में कहता है फर्स्ट इंक्रीजेस देन कांस्टेंट। तो आपका जवाब होगा फर्स्ट इंक्रीजेस देन कांस्टेंट। पहले देखिए लिथियम से सोडियम पे गए तो जरा सा बढ़ गया, उसके बाद क्या है, कांस्टेंट है। बट अगर वो क्वेश्चन को ऐसे ना फ्रेम करके ऐसे फ्रेम कर दे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ऑप्शन 1 2 3 4 दे दे, फर्स्ट में कह दे इंक्रीजेस, सेकेंड में कह दे डिक्रीजेस, और थर्ड में कह दे कांस्टेंट, और फोर्थ में आपसे कह दे मान लीजिए कि कुछ रैंडम है, तो आपका जवाब होगा कांस्टेंट, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी कांस्टेंट की ही ना। देखो एक ही बार इंक्रीज हुआ उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो हम क्या जवाब देंगे ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी है और उसके ऑप्शंस का सेटअप कैसे है। प्यारे बच्चों अगर इतना आपने देख लिया मेरे दिल के टुकड़ों, तो अब हम इसको पीरियोडिक वेरिएशन में पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले हमने कैसे देखा ग्रुप वाइज वेरिएशन, अब हम लोग कैसे देखेंगे पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशन प्यारे बच्चों, पीरियोडिक वेरिएशन देखना कोई बड़ी बात नहीं। मान लीजिए लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है एंड सो ऑन। मान लो इतने के लिए कोई चीज प्रूफ कर दूंगा तो बाकी के लिए तो प्रूफ हो ही जाएगा यार। देखो लिथियम 3 4 5 6 7, दीज आर द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब हम इनका क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 और 2s1 हो जाएगा, ये 1s2 2s2 हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों हम इन सब का पहले निकालते हैं सिग्मा। चलो सिग्मा निकालोगे तो इसके लिए सिग्मा निकालोगे तो सीधे लिख रहा हूं अब 2 इंटू अंदर वाला है ना तो 0.85,
यानी कि 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17। ठीक है, अब निकालेंगे जेड स्टार, तो जेड स्टार 3 माइनस 1.70 हो गया, तो कितना हो जाएगा 0.30, 1.30 हो गया। ठीक है, अब हम इसके लिए निकाल देते हैं सिग्मा। निकालो जरा, देखो यहाँ से तुमने एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन माना, तो सेम सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इंटू 0.35 और 2 इंटू 0.85, 2 इंटू 0.85 अभी किए हो, कितना आया 1.70 और प्लस 0.35, ये सिग्मा कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों, ये निकल के आ गया 2.05। एंड व्हाट अबाउट जेड स्टार, इट इज हाउ मच 4 माइनस 2.05 और ये आ जाएगा 1.95 के बराबर बच्चों। ऐसे ही इसका निकाल दोगे तो सिग्मा कितना आ जाएगा, ये है टेस्ट इलेक्ट्रॉन, सेम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 2, 2 इंटू 0.35, उसके अंदर 2 इंटू 0.85, जोड़ो इनको 1.70, 2 इंटू 0.35 तो 35 दूनी 70, इसको जब सॉल्व करोगे 0 7 7 14 के 4 हाथावा 1, 2.40 आ जाएगा। बट आई एम इंटरेस्टेड फॉर जेड स्टार, तो जब 5 माइनस 2.40 करोगे तो 0.603 हो गया और 2.60 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही बाकियों को करते चलोगे तो बाकियों की भी वैल्यू आती चली जाएगी। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं प्यारे बच्चों, देखो तो इसके जेड स्टार और इसके जेड स्टार में 0.65 का इंक्रीज है, बिल्कुल। इसके भी जेड स्टार और इसके जेड स्टार में देखो तो 0.65 का इंक्रीज है। इसका मतलब कि 0.65 जोड़ते जाओ तो सबका जेड स्टार पाते जाओगे, यानी अगर तुम्हें इसका जेड स्टार चाहिए तो इसमें 0.65 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5, 6 6 12 का 2 हाथावा 1 और 3, 3.25। इसका तुम्हें जेड स्टार चाहिए, कुछ नहीं करो 0.65 क्या करो ऐड कर दो, तो जब 0.65 ऐड करोगे 5 में 5 जोड़ दोगे 10, 6 2 8 1 9 और ये 3.90। यानी कि हमने एक चीज तो देखा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। ये तो आपको 10th क्लास से पढ़ाया जाता है, सभी टीचर आपको बताते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई साइज इज डिक्रीजेस। बट मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस नहीं, मैं बताऊंगा कितने से इंक्रीजेस। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 से बढ़ता है प्यारे बच्चों। अब इसमें मैं बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बना सकता हूं, ऐसे मैं कह दूंगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कार्बन इज x, देन effective nuclear charge of oxygen will be, ऑप्शन नंबर 1 दे दूंगा x और ऑप्शन नंबर 2 दे दूंगा x प्लस 0.65, ऑप्शन नंबर 3 दे दूंगा और x प्लस 2 इंटू 0.65, ऑप्शन नंबर 4 दे दूंगा x प्लस 3 इंटू 0.65। तो देखो कार्बन के बाद नाइट्रोजन और उसके बाद क्या आता है ऑक्सीजन आता है, तो जितना कार्बन का हो, जैसे x है तो x में जब तुम 0.65 जोड़ दोगे तो x प्लस 0.65 फिर नाइट्रोजन का हो जाएगा, इसमें अगेन 0.65 जोड़ दोगे तो ये x प्लस 2 इंटू 0.65 ये किसका हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से हम अच्छे से जान पाते हैं कि पीरियोडिक वेरिएशन कैसा होता है और ग्रुप वाइज वेरिएशन कैसा होता है। अब देखो एक और मिथ लगता है बच्चों को कि उनको ये पढ़ाया गया रहता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो यहां एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या मिला कि ड्यू टू इंक्रीज इन, तो सब जानते हैं कितने से इंक्रीज, तो ड्यू टू इंक्रीज बाई 0.65। ठीक है, अब दूसरी बात, लोगों को लगता है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है बढ़ जाती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटना चाहिए, जबकि यहां जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने आपको कुछ अलग दिखा दिया। मैंने कहा कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो साइज बढ़ती है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। इसमें देखो इसमें 2 शेल है, इसमें 3 4 5 6, तो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज बढ़ जाएगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में घटने की वजह से नहीं बढ़ता है, शेल के बढ़ने की वजह से बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली घटता ही नहीं है, पहले स्टेप में बढ़ता है उसके बाद कांस्टेंट रहता है। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों को मेरे द्वारा डिलीवर किया गया ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में कुछ दम था तो मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए, जो आपसे हो सकता है। आपकी थोड़ी तो मुझे भी हेल्प लगेगी ही, जैसे मैं आपके लिए काम करूंगा वैसे आप भी मेरे लिए थोड़ा छोटा सा काम कर दीजिए। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।